क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो स्वतुल्य तथा संक्रामक हों किंतु सममित न हों। एक ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो रिफ्लेक्सिव हो, स्वतुल्य, संक्रामक, ट्रांजिटिव, परंतु वह सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। स्वतुल्य है तथा संक्रामक होना चाहिए परंतु सममित नहीं होना चाहिए। एक ऐसा संबंध का उदाहरण हमने देना है। तो पहले मैं उसी को सॉल्व कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो एक मैं कोई सेट ले लेता हूं। माना ये कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3। सेट में कोई एलिमेंट है 1 2 3। रिलेशन आर, एक संबंध आर इसमें एस्टेब्लिश करते हैं 1 1 2 2 3 3। ठीक है। फिर लिखता हूं 1 2 2 3 और 1 3। एक रिलेशन लेता हूं मैं। इसके एलिमेंट्स में एक ऐसा रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। तो इस आर को आप देखिए, यहां आप देख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर। इस संबंध में 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। स्वयं का स्वयं से रिलेशन, तो इसे क्या बोलेंगे? यह है स्वतुल्य। ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट आर क्या है? स्वतुल्य है। आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक हो गया। दूसरा आप देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर। 1 2 आर में है, 2 3 बिलोंग्स टू आर, 2 3 भी आर में है, एंड 1 3 भी आर में है। 1 का रिलेशन 2 पे है, 2 का रिलेशन 3 पे है और 1 का रिलेशन 3 पे हो गया। तो आर क्या है? आर आपका हो गया संक्रामक। आर संक्रामक है। आर है ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव है। आर संक्रामक है। आर इज ट्रांजिटिव। अब यहां पर आप देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर। 1 2 तो आर में है, बट लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 तो आर में है पर 2 1 आर में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आर यहां पर सममित नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट आर सममित नहीं है। आर सममित नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन नंबर 2 था कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, संबंध का एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, परंतु सममित नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। एक्चुअली कि इस समय क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 2 से लेकर के 7 तक, 2 3 4 5 6 7, ये 2 मार्क्स के हैं। पिछले पेपर में 2023 का पेपर देखेंगे तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 1 मार्क्स के थे। अब क्या हुआ एक्चुअली कि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन पहले वाले में 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है। पहले वाले में पहले वाले में यहां से 2 क्वेश्चन यहां के वहां डाल दिए हैं। पिछले
2023 का पेपर देखेंगे तो प्रश्न नंबर 1 जो है उसके 8 खंड थे और प्रश्न नंबर 2 से लेकर के 9 तक एक एक नंबर के प्रश्न, ठीक है। तो ये 16 नंबर का कुल बनता था। अब क्या कर दिया कि जो एक एक नंबर के सवाल है ना, इसमें से 2 प्रश्न वहीं डाल दिए प्रश्न नंबर 1 में बहुविकल्पी में। इसलिए देखने में ये हो रहा है कि इनकी संख्या कम हो गई, पर एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 1 में जोड़ दिए गए हैं, ठीक है ना। इसलिए पेपर में 2023 के पेपर में जो 26 क्वेश्चन आते थे अब वो 24 हो गए हैं, क्योंकि 2 से लेकर के 9 तक पिछले वर्ष के हिसाब से प्रश्न नंबर 2 से लेकर के प्रश्न नंबर 9 में जो 8 प्रश्न होते थे अब यहाँ 6 हैं, 7 तक हो गए। यहाँ के 2 प्रश्न नंबर 1 में जोड़ दिए, ठीक हो गया। इसलिए वो 2 घट रहे हैं, काम उतना ही है, काम में कोई कमी नहीं आई है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है और वो भी डेफिनेट इंटीग्रल का है, ठीक है। निश्चित समाकलन का प्रश्न है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। आपके पास है इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितना शॉर्ट हो सके उतना करिए, 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, ठीक है। आप जानते हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, निश्चित समाकलन का। इंटीग्रेशन e⁻x का डिफरेंशिएशन भी e⁻x होता है और e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x होता है। तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x अंडर द लिमिट 0 to 1 डेफिनेट इंटीग्रल। तो दिस इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी x की जगह पे 1, तो e⁻1 माइनस करके फिर x की जगह पे 0, लोअर लिमिट e⁻0, और e⁻1 को आप e लिख सकते हैं, e माइनस ये हो गया 1, e⁻0 1। किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, 0 को छोड़ के, ठीक है। 0⁻0 हो तो वो क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास e माइनस 1 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, इफ यदि y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x, y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x, तो dy/dx का मान निकालिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy/dx y प्लस साइन y इज इक्वल टू d/dx cos x। इसका भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और इसका भी, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ प्लस है तो इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका अलग हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx प्लस इस साइन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx साइन y इज इक्वल टू कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट अभी कितना हो जाएगा, dy/dx प्लस साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y, साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y,
पर y का भी होगा। यदि यहाँ पर x होता तो x का तो 1 हो जाना था ना। साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना, cos x, फिर x का 1 हो जाता है। पर साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, अब y का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक हो गया। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये कहाँ चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में, तो माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस वाई, 1 प्लस कॉस वाई हो गया। डी वाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस वाई, ये डिफरेंशिएशन हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस माइनस को आप चाहो यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और आगे क्वेश्चन लिखते हैं, आइए उनको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में Rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 से प्रदत्त है, सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x इज इक्वल टू 12। ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आपने पेपर में देखा होगा, पिछले वर्षों के भी आप पेपर उठाएंगे तो ऐसा प्रश्न कई बार आप देखते हैं। ठीक हो गया। तो सीमांत आय की गणना कैसे होगी, कुल आय क्या है, Rx इज इक्वल टू, यहां पर दिया हुआ है कुल आय Rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यह है कुल आय। आपको निकालना है सीमांत आय। तो सीमांत आय कैसे निकालते हैं, सीमांत आय निकलता है डियर स्टूडेंट डी आर बाई डी एक्स करके, जो ये आय है ना दी हुई ये, ठीक है, x का फंक्शन है ये, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, x का फंक्शन है ना, तो डी आर बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सीमांत आय हो जाएगा। तो इसका मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है तो बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, तो इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 6x प्लस डी बाई डी एक्स कितना हो गया 5। ठीक हो गया, अलग अलग डिफरेंशिएशन हो गए क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब ये 3 तो कांस्टेंट है, तो इसको ऐसा लिख दीजिए, बाहर कर लीजिए, x स्क्वायर इसको लिख लीजिए, 6 आप बाहर लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 5 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, परिवर्तन की दर होता है ना कांस्टेंट, परिवर्तन कितना हो रहा है, तो कांस्टेंट में जब कोई परिवर्तन ही नहीं तो डिफरेंशिएशन अपने इसमें 0 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, प्लस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये आ गया 6। तो हमारे पास जो आया डी आर बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 6x प्लस 6 प्लस 6 में कॉमन ले लेता हूं, ये हो गया x प्लस 1। एक्चुअली सीमांत आय ज्ञात करनी है कब, जब x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू 12 है तब डी आर बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू जब x इज इक्वल टू कितना है 12 है, तो x की जगह पे 12 कर लेते हैं, 6
12+1, जहाँ x है उसकी जगह मैंने 12 लिख दिया, क्योंकि जब x की वैल्यू 12 है तब जाके dr/dx निकालना है। तो 12+1 13 और 13 6 78, तो ये हो गया 78। तो यहाँ पर सीमांत आय हमको ज्ञात करना था, तो सीमांत आय हो गई, यहाँ लिख देते हैं सीमांत आय बराबर ₹78। बस सीमांत आय ज्ञात करनी थी, इस रूप में निकालते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितना शॉर्ट आप कर सके। मैं तो थोड़ा सा इसको आपको समझाने के लिए भी थोड़ा इसको बढ़ा रहा हूँ, आप यही आंसर निकालिए 2 लाइनों में। ठीक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और पिछले पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्या है प्रश्न देखिए। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। जेड अक्ष की दिक् को ज्ञात कीजिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, अब जेड एक्सिस का तो निकालेंगे इस समय, तो एक्स की भी बताऊंगा, वाई की भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए 3 डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, आप जानते हैं एक बात आप जानते हैं कि यदि कोई लाइन, कोई रेखा एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाए, वाई एक्सिस से बीटा कोण बनाए और जेड एक्सिस से गामा कोण बनाए, कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बीटा एंगल, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाए, तो उसके डीसीज, उसके डायरेक्शन कोसाइंस, उसकी दिक् कोज्याएं कैसी दी जाती हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस ऑफ गामा से। ठीक है ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हो गए। तो यदि हमें कोण पता चल गया, ठीक है ना, कि कोई रेखा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, जेड एक्सिस से कितना कोण बनाती है, तो कॉस 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 लगा लीजिए, वो क्या निकल जाएंगी? डायरेक्शन कोसाइंस, दिक् कोज्याएं निकल जाएंगी। अब जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है, तो जेड एक्सिस, यहां पर जो प्रश्न है, जेड अक्ष, एक्स अक्ष से 90 डिग्री का कोण, वाई अक्ष से 90 डिग्री तथा जेड अक्ष से 0 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना, ये जो जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल बनाती है? 90। वाई एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल बनाती है? 90। जेड एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल बनाती है? 0। कोई रेखा स्वयं से 0 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और जो ये एक्सिस सिस्टम होते हैं ना, जैसे मैं यहीं कहूँ, ये एक्स एक्सिस हो गई है, ये वाई एक्सिस हो गई है, और ये जेड एक्सिस हो गई। इधर ये जेड एक्सिस है, तो एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री एंगल, एक्स और जेड के बीच में 90 डिग्री एंगल, वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री एंगल। तो जेड अक्ष, एक्स अक्ष से 90 डिग्री का कोण, एक ये एंगल 90 डिग्रीज है आपका, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्रीज है। एक्स एक्सिस से भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और जेड एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जेड अक्ष की दिक्, जेड अक्ष की दिक् कोसाइन, दिक् कोज्याएं, कोज्याएं मतलब कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो जाएंगे? कॉस 90 डिग्रीज, कॉमा कॉस 90 डिग्रीज, कॉमा कॉस
0 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0, और cos 90 कितना होता है 0, और cos 0 कितना होता है 1। तो z एक्सिस की दिक् हो जाए क्या हो गई 0 0 1। z एक्सिस की ये जो z अक्ष है इसकी दिक् हो जाए होगी 0 0 और 1। z एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए 0 0 1। ऐसी x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे 1 0 0। y एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस y अक्ष की दिक् हो जाए क्या हो जाएंगी 0 1 0। ठीक है। x एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बनाते तो cos 0, y एक्सिस से 90 डिग्री का कोण बनाते cos 90, z एक्सिस से 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो x एक्सिस के दिक् हो जाए क्या हो जाएंगी x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगी cos 0, cos 90, cos 90, तो 1 0 0। ऐसे ही y एक्सिस का है। ठीक है डियर स्टूडेंट। ये इसमें आपको साथ साथ एक बात और कह देता हूं, ठीक है, एक चीज़ आप एक्स्ट्रा और जान लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी बोर्ड में पूछा भी गया है। तो क्योंकि अब x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस की बात चल रही है, ठीक है ना, तो इनका समीकरण भी आपको बता देता हूं। ठीक है, इनके इन एक्सिस का x एक्सिस का y एक्सिस का z एक्सिस का आपको मैं इक्वेशन भी बता देता हूं। देखिए ये जो एक्सिस है ना, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, ये जाती कहां से हैं, तीनों जो है मूल बिंदु से जोकर जाती हैं, मतलब 0 0 0 से होकर जाती है। ठीक है, x एक्सिस भी 0 0 0 से होकर जाएगी, y एक्सिस भी 0 0 0 से होकर जाएगी, और z एक्सिस भी 0 0 0 से होकर जाएंगे। जहां पर तीनों काटती हैं वो मूल बिंदु है, ओरिजिन है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 और 0। ठीक है, अब x अक्ष का समीकरण देखिए, x अक्ष का समीकरण इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। यदि कोई लाइन x1 y1 z1 बिंदुओं से होकर जाए तथा उसके डायरेक्शन रेशियोज दिक् अनुपात ए बी सी हों तो उस रेखा का समीकरण इससे देते हैं। x एक्सिस कहाँ से होकर जा रही है 0 0 0, x1 0 y1 0 z1 0, तो x एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 0 बाई ए। यहाँ आप दिक् कोसाइन लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन x के क्या होते हैं 1 0 0, तो ये हो जाएगा 1 बराबर y माइनस 0 बाई 0 बराबर z माइनस 0 बाई 0। तो या ऐसा लिख सकते हैं x बाई 1 इज इक्वल टू y बाई 0 इज इक्वल टू z बाई 0। ये हो गया x एक्सिस का इक्वेशन। y एक्सिस का, y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा y एक्स का इक्वेशन, अब इस रूप में लिखिए x बाई 0 बराबर y बाई 1 इज इक्वल टू z बाई 0, और z अक्ष का समीकरण क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ z एक्सिस, z एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा x बाई 0 इज इक्वल टू y बाई 0 इज इक्वल टू z बाई 1। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीन चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी हैं, x एक्स का इक्वेशन, y एक्स का इक्वेशन और z एक्स का इक्वेशन। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस z एक्सिस का 0 0 1, x एक्सिस का 1 0 0, और y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस 0 1 0। क्लियर हो गए। ठीक है, तो ये भी आप तैयार रखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। ध्यान से समझेंगे, मैथमेटिक्स अपने आप में आसान हो जाएगी आपके लिए।
आप यदि ठीक से समझ लेते हैं, ठीक से आप समझ जाते हैं या समझने का प्रयास करेंगे, समझना है, मैं समझ में आ गई तो फिर आसान हो जाती है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 दी हुई है और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप जानते हैं यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की क्या हो जाएगी, ए की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/5, तो दैट इज इक्वल टू 3/25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया डियर स्टूडेंट 3/25 हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पिछले पेपरों में आप देखेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू चाहिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं डियर स्टूडेंट। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसके वैल्यू निकालें। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको अलग निकाल लेते हैं, इसको अलग निकाल लेते हैं, इसको अलग निकाल लेते हैं, तब तीनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, लेट माना tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू y1, इसको मैं y1 के बराबर रख देता हूँ, cos इनवर्स -1/2 को मैं y2 के बराबर रख लेता हूँ और साइन इनवर्स -1/2 को मैं y3 के बराबर रख लेता हूँ। इसको लिख देता हूँ y1, इसको लिख देता हूँ y2, इसको लिख देता हूँ y3। अब आप देखो मेरे पास है tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू y1, तो इसका मतलब क्या हुआ, tan इनवर्स को यहाँ ले आता हूँ तो ये बन जाएगा tan y बराबर 1, tan y1 बराबर 1, tan इनवर्स को यहाँ ले आया तो tan y1 बराबर 1, इसका मतलब हुआ कि tan y1 बराबर 1 मतलब tan π/4, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो इसको मैंने 10 के रूप में लिख लिया। ठीक है, वैसे जब आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो आपको प्रिंसिपल ब्रांच देखनी है, प्रिंसिपल ब्रांच। जैसे tan इनवर्स के लिए जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो है -π/2 से π/2, इसके बीच की वैल्यू देखनी है, तो π/4 इसी के बीच आ रहा है। ठीक है ना, -90 से +90 के बीच, फिर 45 है तो ये इतना हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 10 से 10 हटा दीजिए तो y1 बराबर π/4 हो गया, तो इसकी वैल्यू तो π/4 आ गई। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, y1 आपका π/4 आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ।
कॉस इनवर्स -1/2 y2 है, तो कॉस इनवर्स वहाँ ले जाता हूँ, तो कॉस y2 हो गया, कॉस y2 बराबर -1/2। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ होती है? कॉस इनवर्स के लिए उसकी प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ होती है? कॉस इनवर्स की, कॉस इनवर्स के लिए 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में होती है। 0 डिग्री हो सकता है, पाई हो सकता है, या उसके बीच हो सकता है, क्लोज इंटरवल है ना। तो कॉस का वह कौन सा एंगल है, वह कौन सा कोण है जिस पर कॉस -1/2 होता है? तो कॉस 120, कॉस 120 अंश का मान क्या होता है? -1/2, और 120 यहाँ पड़ता है। ठीक हो गया। तो कॉस y2 बराबर कॉस 120 डिग्रीज, इसको मैं रेडियन में चेंज कर लेता हूँ, कॉस 120/180 इंटू पाई। ठीक है, डिग्री है ना, रेडियन में बदलने के लिए 180 से डिवाइड करिए और पाई से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 60 दूनी 120, 60 ત્યાં 180, तो हो गया कॉस 2π/3। कॉस y2 बराबर कॉस 2π/3, तो इसका मतलब y2 बराबर कितना हो गया? 2π/3 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल गई 2π/3। ठीक है, अब चलो तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला देखते हैं, साइन, ये बोला साइन इनवर्स -1/2 y3 है, तो इसको मैं वहाँ ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा साइन y3 इज इक्वल टू -1/2। तो जो साइन इनवर्स होता है ना, इसका प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ होता है? इसका होता है -π/2 से +π/2, -90 से +90 के बीच में भी हो सकता है, -90 भी हो सकता है, +90 भी हो सकता है, इसके बीच की वैल्यू देखनी है। तो ये माइनस है ना ये, तो आप जानते हैं कि साइन y3 बराबर माइनस साइन 30 अंश, साइन 30 क्या हुआ? 1/2, और साइन 30 मतलब π/6। ठीक है, अब इस माइनस को हटाऊंगा तो माइनस को अंदर ले लूंगा, तो साइन y3 इज इक्वल टू साइन -π/6। साइन -θ बराबर -sin θ। अब y3 कितना हो जाएगा? y3 इज इक्वल टू -π/6। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? -π/6 होगी। अब ये जो सब है, इसकी जगह मैं ये सब लिख लेता हूँ। आइए देखते हैं, y1, y2, y3 ये मेरे पास सब निकल गया है। ठीक है, आप देखिए, मुझे तो एक्चुअली इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी निकली? π/4। इसको मैंने y1 माना हुआ था, y1 की वैल्यू π/4 है। इसको मैंने क्या माना हुआ था? y2 माना हुआ था, इसकी वैल्यू निकल गई +2π/3, और इसको मैंने y3 माना हुआ था, तो y3 की वैल्यू -π/6। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। कितना आएगा देखिए, आप देखिए, सिंपल सॉल्व करना है। कितना हो गया ये? एलसीएम आएगा मेरे पास 12, 4 तियां 12, तो 3π, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8π, -6 दूनी 12, तो 2π, तो कितना हो गया ये? 8 और 3 11, 11 में से 2 गया 9, 9π/12, 3 से काट दीजिए, तो ये हो गया आपके पास 3π/4। ये वैल्यू आई डियर स्टूडेंट, आपके पास कितनी आ गई? 3π/4 आ गया। 3π/4 इसकी वैल्यू आ गई। इसको मैंने सॉल्व किया, तो ये कितना हो गया? 3π/4 आ गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक हो गया? ठीक है, चलिए इसका दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, ध्यान से करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आसानी से आप सब कुछ समझ जाएंगे, सब कुछ
सही सही होगा तो समझ के करना है, बाकी तो फिर प्रैक्टिस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मैं सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। आप देखिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) = दिस है से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। मतलब ये है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन है ये वाला, वो हमको वो इंटरवल बताने हैं। ऐसे अंतराल ज्ञात करने हैं जिसमें ये f(x) निरंतर वर्धमान है। तो उसका तरीका क्या, आप देखिए f(x) क्या है मेरे पास, फंक्शन f(x) है 4x³ - 6x² - 72x + 14। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा f'(x) = f'(x) कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, आप देखिए इसको, देखिए इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4 × 4 तो इनके साथ ही है, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² - 6 × x² का डिफरेंशिएशन 2x - 72, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का 0, 14 का 0 हो गया। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका तो 0 हो गया। x³ का डिफरेंशिएशन 3x, तो 4 × x³ का डिफरेंशिएशन 3x², तो 4 × 3x² कितना, ये मैं लिख दिया 4 × 3x²। x² का डिफरेंशिएशन 2x, 6 से मल्टीप्लाई, 72 × x का डिफरेंशिएशन 1, तो 72 हो गया। तो f'(x) हो गया डियर स्टूडेंट 12x² - 12x - 72। ठीक है, अब चलिए और देखते हैं f'(x) कितना हो गया। यदि मैं 12 कॉमन ले लूँ, x² - x - 6, ठीक है, 12 कॉमन आ गया, तो ये हो गया। अब क्या हो गया, इसको फैक्टर करते हैं, f'(x) = 12, इसके फैक्टर करता हूं, कैसे देखिए, इसका मल्टीप्लाई -6x², उसके दो पार्ट करने हैं कि प्लस और माइनस करके -x आ जाए और दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर हो जाए। तो यदि मैं लिख दूं कि x² - 3x + 2x - 6 -6x - 3x और +2x -x, और इन दोनों को गुणा करेंगे, -3x × 2x, तो -6x², इसके बराबर हो गए। तो ठीक हो गया। तो फैक्टर आप देखिए 12, इसमें कॉमन ले लीजिए x - 3, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो x - 3, ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा, x - 3 कॉमन है तो यहाँ लिख लेता हूँ, आइए मेरे पास आ गया है f'(x) = 12। आप देखिए x - 3 कॉमन आ जाएगा, x - 3 और x - 3 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, फिर दूसरा फैक्टर x + 2 हो गया, x + 2, ठीक हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं, इंटरवल निकालने के लिए, अंतराल निकालना है ना, इसको 0 रखते हैं, ठीक है। f'(x) = 0 रखने पर, इसको मैं 0 रखूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 12x - 3 x + 2 = 0। 12 को वहाँ ले लो, 0 हो जाएगा। इसको 0 करूँगा, x - 3 0 रखूँगा तो x = 3, और x + 2 को 0 करूँगा तो x = -2। ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब या तो ये 0 है, यदि ये 0 है तो x = 3, यदि ये 0 है तो x = -2। तो x की 2 वैल्यूज आ गए, x = 3 एंड x = -2। अब आप देखो यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाते हैं,
एक संख्या रेखा बनाते हैं। इधर तो माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। यहाँ मिड पॉइंट यहाँ 0 होता है, 3 का होगा 1 2 3, 3 यहाँ है, ये 3 है। -2 कहाँ होगा, 0 से लेफ्ट में, -1 -1 -2, ये -2 हो गया, ठीक है ना। 0 के राइट में 1 2 3, 0 के लेफ्ट में 1 2, तो -2 3। अब पूरी नंबर लाइन के देखो, पूरे नंबर लाइन को कितने इंटरवल में चेंज हो रहा है, पूरा नंबर लाइन कितने इंटरवल में बंट रहा है उसको देखते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप ठीक से समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए, एक तो यहाँ से यहाँ एक इंटरवल आ गया, अंतराल, इंटरवल्स देखिए, अंतराल देखिए। एक तो क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी से -2, -इन्फिनिटी से -2, एक अंतराल ये बन गया। दूसरा बन गया -2 से 3, -2 से 3, और तीसरा इंटरवल बन गया 3 से इन्फिनिटी, 3 to इन्फिनिटी। समझ में आ गया। एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, पूरी नंबर लाइन कवर हो गई। अब यहां देखना है हमने कि f' जो है उसकी वैल्यू क्या क्या है। अब आप देखो, अंतराल, इंटरवल किसमें, -इन्फिनिटी -2 में f' की वैल्यू क्या होती है, ठीक। यहां x की वैल्यू देखते हैं। इस इंटरवल में, इस बीच में कहीं x का कोई मान देख लीजिए। सरल सा तरीका बता रहा हूं, -2 इन्फिनिटी के बीच में कोई मान देख लीजिए, माना -3। इस इंटरवल में -3 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, -3 होगा ना यहाँ, ठीक है। तो मैं x बराबर -3 कर लेता हूँ। तो x = -3 करूँगा तो -3 और -3 -6, और -3 और +2 -1, तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। x = मैं -3 लेने पर f' -3 क्या हो जाएगा, 12 तो रहने दीजिए, -3 +2, तो ये कितना हो गया, -6 और -1, तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, धनात्मक। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से इधर सब वैल्यूज़ के लिए, -2 से छोटे सारे मानों के लिए -इन्फिनिटी तक f' ने पॉजिटिव होना है। इसका मतलब आप जानते हैं कि यदि f' का मान किसी इंटरवल में 0 से बड़ा हो गया, तो f' वो फलन उस अंतराल में वर्धमान होता है, निरंतर वर्धमान होता है। इसका मतलब f' किसमें -इन्फिनिटी -2 में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, ठीक है। एक इंटरवल मुझे मिल गया -इन्फिनिटी से -2 में, फंक्शन क्या है, निरंतर वर्धमान है, ठीक है, ठीक है ना। अब आप देखो, यहां तो ये वर्धमान हो गया, निरंतर वर्धमान, -2 से -इन्फिनिटी में वर्धमान। अब देखते हैं कौन सा, इसमें देखते हैं अंतराल -2 3 में, इस इंटरवल में देखिए f' की वैल्यू फिर देखिए, f' = क्या है, 12 x -3 x +2। यहां देखिए डियर स्टूडेंट, कोई एक वैल्यू ले लीजिए इंटरवल में, कोई एक,
वही सब पे लागू हो जाएगी, ठीक है ना। कोई एक वैल्यू ले लीजिए, देखो -2 3 में -2 3 इसके बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पर 0 भी आएगा, -2 और 3 में कहीं बीच में 0 भी आएगा, तो मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है ना। x 0 करूँगा तो ये -3 हो गया, x 0 करूँगा तो +2 हो गया, तो -3 और +2 का गुणा माइनस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे जो कि क्या हो गया, नेगेटिव, ऋणात्मक हो गया। तो f डैश x इज लेस देन 0, f डैश x का मान 0 से छोटा है, क्योंकि ऋणात्मक हो गया, x बराबर 0 लिया ना मैंने इस इंटरवल में, कोई एक वैल्यू कह रहा हूँ मैं, इस बीच में कोई एक वैल्यू ले लीजिए, हमने कहा 0 ले ली तो -3, यहाँ 0 ले ली +2 तो कितना हो गया, -6 हो गया, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो आप कह देंगे कि f(x) अंतराल -2 3 में ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। अब मैं इसे पूरा कर दे रहा हूं, यहां ये ह्रासमान हो गया, डिक्रीजिंग आ गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब तीसरा इंटरवल देखते हैं, तीसरा कौन सा, इसमें देखो क्या होता है, इसमें देखते हैं, ठीक है। स्टेप वाइज करते हैं, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, समझना आपको ध्यान से। अंतराल इंटरवल किसमें, 3 इन्फिनिटी में f डैश x की वैल्यू क्या है, 12x - 3x + 2, ये निकला हुआ मेरे पास f डैश x, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब 3 इन्फिनिटी, 3 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, तो 3 के बाद 4 भी तो आएगा, कहीं 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, चलो 4 लिख लेता हूँ। x = 4, देखिए x को जैसे 4 करूँगा तो 4 - 3 1, और x = 4, 4 + 2 6, अब दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा करके पॉजिटिव हो जाएंगे। 3 से बड़ा जो भी मान रखूँगा, मान आपने कहा 5 रखते हैं, 5, तो 5 - 3 2 प्लस हो गए, और 5 + 2 7, दोनों प्लस के हो गए, तो ये हो गया पॉजिटिव, मतलब धनात्मक, पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया, ठीक। तो इसका मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0, f डैश x ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 3 इन्फिनिटी। इस अंतराल में f डैश x पॉजिटिव है, तो जब f डैश x पॉजिटिव हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, f(x) अंतराल, कौन से अंतराल में, 3 इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, यहां हो जाएगा वर्धमान, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग, वर्धमान, यहां वर्धमान, यहां ह्रासमान। हमसे प्रश्न पूछा गया था कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन निरंतर वर्धमान है, तो मेरे पास 2 इंटरवल आ गए डियर स्टूडेंट, 2 इंटरवल हमारे पास आ गए। अब मैं आंसर लिख लेता हूं, क्योंकि आंसर जो पूछा रहता है ना उसी रूप में देना चाहिए, ठीक है। तो हमसे जो पूछा गया था कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन क्या है, निरंतर वर्धमान, तो हम लिख देंगे फलन f(x) -∞ -2 व 3 इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है। आया समझ में, किस किस इंटरवल में, इसमें और इसमें, -∞ से -2 और 3 से इन्फिनिटी में फंक्शन निरंतर वर्धमान है, ठीक है। तो इस रूप में इक्वेशन करने हैं, तैयार रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 भी 2 मार्क्स का है। साइन इनवर्स tan इनवर्स x/1 + x² dx का मान ज्ञात कीजिए, इंटीग्रेशन करना है,
तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन ज्ञात करते समय ये भी ध्यान देना है कि किसी का डिफरेंशिएशन तो है नहीं, है कि नहीं है। वहाँ यहाँ पर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेट या माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू डी बाई डी टी कर लेता हूँ, ठीक है ना। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, तो इसका तो x के रिस्पेक्ट में कर लेता हूँ। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन ऐसा कर लेते हैं, t के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए ध्यान दीजिए, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो मेरे को क्या मिलेगा, आप देखिए डी बाई डी टी tan इनवर्स x इज इक्वल टू डी बाई डी टी टी। तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब x का होगा डी एक्स बाई डी टी, इसका हो जाएगा 1, तो इसका मतलब डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, डी टी लिख दूंगा। तो यही मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x को मैं लिख देता हूँ t, ठीक है, tan इनवर्स x को t और dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका dt आया हुआ है, तो dt, ठीक हो गया। और अब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन यदि साइन t का निकालना है, साइन t का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। अब t तो कहीं यहाँ था नहीं, तो इस t को फिर रिप्लेस करिए, t को इससे रिप्लेस कर लीजिए, t की जगह tan इनवर्स x रख लीजिए, तो हो जाएगा माइनस कॉस tan इनवर्स x प्लस सी। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन से, प्रतिस्थापन से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11 भी देखते हैं, इसको मैं वाइप कर लेता हूँ। देखिए इस रूप में क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, देखिए तो समझ लीजिए ध्यान से, बिल्कुल बोर्ड का एक पेपर है, मतलब बोर्ड ने पेपर जारी किया हुआ है आपके लिए, इसको ठीक से तैयारी कर लीजिए और इसी रूप में पेपर आगे बोर्ड में पूछा जाएगा आपको। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दिखाए कि रेखाएं ये और ये परस्पर लंब है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। 2 लाइन है आपके पास, x माइनस 5/7 y प्लस 2/-5 इज इक्वल टू z/1, एक लाइन ये है, और दूसरी है और x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3, ठीक है। अब आप देखो, आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि यदि एक रेखा इस रूप में है y माइनस y1/b1 z माइनस z1/c1 व x माइनस x2/a2 y माइनस y2/b2 z माइनस z2/c2, ये 2 रेखाएं परस्पर लंब होंगी।
दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर कब? जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ये दो रेखाएं परस्पर लंब होंगी जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की मैं तुलना करता हूं। देखिए x माइनस 5/7 इज इक्वल टू वाई प्लस 2/-5 इज इक्वल टू z/1 की तुलना किससे कर देता हूं? x माइनस x1/a1 y माइनस y1/b1 z माइनस z1/c1 से करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा? इसके और इसकी तुलना कर रहा हूं, इसी रूप में है ये, जैसे ये हैं। तो A1 आपका हो गया 7, यहां पर x1 कितना हो गया? 5, y1 हो जाएगा -2 और z1 कितना हो जाएगा? 0। उसकी ज़रूरत नहीं है, केवल इनकी ज़रूरत है A1 B1 C1। तो A1 7 B1 -5 और C1 हो गया 1। ठीक है। और किसकी तुलना? इस वाले इक्वेशन की x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3 की तुलना किससे करने पर? x माइनस x2/a2 y माइनस y2/b2 z माइनस z2/c2 से करने पर। ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस 0/1 इज इक्वल टू y माइनस 0/2 इज इक्वल टू z माइनस 0/3। बाकी A1 A2 B2 C2 ये हो जाएंगे। A2 की जगह 1, B2 की जगह 2, C2 की जगह 3। तो हमारे पास हो गए यहां पर A2 इज इक्वल टू 1, B2 इज इक्वल टू 2, C2 इज इक्वल टू 3। A1 B1 C1 ये निकला हुआ है। A1 इज इक्वल टू 7, B1 इज इक्वल टू -5 और C1 निकला हुआ है 1। ठीक है। अब चलिए, जब A1 B1 C1 A2 B2 C2 सब निकल गया तो अब क्या निकाल देंगे? आप देखिए, हमको दिखाना है कि दो लाइन क्या है? आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये दो रेखाएं आपस में लंबवत हैं। तो मान निकाल लेता हूं किसका? आप देखिए A1 A2, अब मैं निकाल लेता हूं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1, इसका मान निकाल लेता हूं। A1 A2 7 × 1 प्लस B1 B2 -5 × 2 प्लस C1 C1 1 है, C2 3 है, तो 1 × 3 कितना होता है? 7, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई -10 प्लस 3, 7 और 3 प्लस करेंगे तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब ये रेखाएं परस्पर लंब हैं। ठीक है ना? ये रेखाएं परस्पर लंब हैं। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाए तो परस्पर समांतर हैं। समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है? A1/A2। पैरेलल के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। दो रेखाएं A1/A2 B1/B2 C1/C2 यदि होता है वहां कंडीशन, तो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। और ये लंब के लिए है ये कंडीशन कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 यदि 0 हो गया तो रेखाएं परस्पर क्या हो जाती हैं? लंब हो जाती हैं। ठीक है। तो दोनों चीज़ आप तैयार रखिए एग्जाम के लिए अपने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इस क्वेश्चन में अथवा दो पार्ट हैं इसके, या तो ये वाला करो या ये वाला करो। इंटरनल चॉइसेस रहते हैं पेपर में। ठीक है ना?
या तो ये करिए या ये करिए, जो आपको आता है अच्छे से उसको करिए। तो चलिए मैं पहले वाला कर लेता हूँ। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। ई पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, सन को ई से दिखाया गया है। एफ फादर को एफ से दर्शाया गया है। सप्रतिबंधित प्रायिकता, ई पुत्र एक सिरे पे खड़ा है और एफ पिता मध्य में खड़ा है। यही प्रश्न है। माता पिता पुत्र यादृच्छा खड़े हैं, ई पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, एफ पिता मध्य में। ठीक है ठीक है, तीन लोग हैं, माता पिता और पुत्र। तो माना हम ऐसा लिख देते हैं, माना ई तो पुत्र है, ये ई पुत्र एक सिरे पे खड़ा है। माना पुत्र, माना माता को एम, ठीक है, माता को एम, पिता को एन, एन से लिख रहा हूं, तथा पुत्र को एस से दर्शाया गया है, एस से दर्शाया गया है। ठीक है। प्रश्न है आपका, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। मैंने माता को एम से दिखाया, पिता को मैंने एन से दिखाया, पुत्र को मैंने एस से दिखाया। एफ क्या है, पिता मध्य में खड़े हैं, ई पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, सप्रतिबंधित प्रायिकता निकालने पी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ पी मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की निकाल ली है, जबकि एफ जो है ऑलरेडी हैपन है। ठीक है। तो चलिए पहले मैं प्रतिदर्श समष्टि बना लेता हूं। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस बना लेता हूं। सैंपल स्पेस एस बराबर क्या होगा, मतलब तीन लोग खड़े हैं, माता पिता और पुत्र। अब मैं कहता हूं कि माना सबसे पहले माँ खड़ी है, उसके बाद पिता खड़े हैं, पिता को एन से दर्शाया, और उसके बाद पुत्र खड़ा है। या तो ऐसा हो सकता है, या पिता पहले खड़े हैं, पिता के बगल में पुत्र है और पुत्र के बगल में उसकी माता हैं, एन। फिर से देखिए, माता पिता पुत्र, माता पुत्र पिता। या ऐसा हो सकता है कि पुत्र पहले है, पुत्र पिता माता ऐसे खड़े हैं, पहले पुत्र खड़ा है, फिर पिता खड़ा है, फिर माता खड़ी है। या पहले पुत्र खड़ा है या माता खड़ी है उसके बाद, और फिर फादर खड़ा है। या क्या हो सकता है, ओहो एफ नहीं एन, पिता को एन से दर्शाया गया है ना, एन, ये एक्चुअली एन है, एन आया समझ में। माता पिता पुत्र, माता पुत्र पिता, पुत्र माता पुत्र पिता माता, पुत्र माता पिता। अब शुरू में कहाँ से शुरू करूँगा, एम बी दोनों फादर शुरू करता हूँ, एन एन एस, ठीक है, एम, और एन एम एस, ठीक है। पुत्र एन किससे देख रहे हैं, फादर है ना, पिता पुत्र माता, ठीक है ना, पिता पुत्र माता, पिता माता पुत्र ऐसे खड़े हैं। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो हैं 6 रूप से खड़े हो सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रतिदर्श समष्टि में 6 एलिमेंट हैं, तो आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6। अब देखो 2 घटनाएं दी रखे हैं। ई पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, ई पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, तो ई में कौन कौन एलिमेंट आएंगे।
माता पिता पुत्र कैसे कैसे खड़े हो सकते हैं, हमने ये सैंपल स्पेस बनाया। ये कह रहे हैं पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, अब कहीं पर भी खड़ा है वो, देखो यहाँ पुत्र लास्ट में है तो एक तो ये आ जाएगा MNS, पुत्र एक सिरे पे है, किनारे पे है। और कहाँ है पुत्र, देखो यहाँ पहले पे खड़ा है, पहले सिरे पे है NM, यहाँ भी पहले सिरे पे है पुत्र SMN, और पुत्र देखो यहाँ भी वो लास्ट में है, या तो शुरू में या लास्ट में, उस घटना को ई से माना जा रहा है। तो ये हो गया N M और S, ठीक हो गया। F क्या है, दूसरी घटना। F आप देखो, F दूसरी घटना है, पिता मध्य में खड़े हैं। तो पिता कहाँ कहाँ मध्य में है उसको देखना है। पिता मध्य में खड़े हैं, पिता मध्य में खड़े हैं। कौन कौन एलिमेंट आएंगे F के अंदर, F के अंदर बीच में जहाँ N है ना, N फादर माना हुआ हमने, पिता, तो एक तो ये हो जाएगा MNS, जहाँ जहाँ N बीच में है, यहाँ भी N बीच में है, फादर बीच में है SNM, फिर N कहाँ बीच में है, तो दो एलिमेंट हैं, दो स्थितियाँ हैं जब फादर कहाँ बीच में खड़ा है। अब निकाल लेते हैं E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F का मतलब हुआ E और F में कॉमन एलिमेंट, तो MNS एक कॉमन ये है, SNM, ठीक है ना भाई, फादर एक तो यहाँ बीच में था, एक यहाँ बीच में था, बाकी फादर बीच में और कहीं नहीं है, ठीक है। तो E इंटरसेक्शन F मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो ये दोनों कॉमन हैं, SNM ये भी दोनों कॉमन हैं, देखो ये कॉमन निकल गए। कौन कौन, MNS और दूसरा है SNM, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए उसको देखते हैं, उसको देखता है। इसको मैं हटा देता हूँ, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया, ये 6 है, इसको मैं रहने देता हूँ। आप देखिए अब मैं इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया, ई में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4 बाई सैंपल स्पेस में कुल 6 एलिमेंट हैं, 6। पीएफ कितना हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एफ की 2 एलिमेंट हैं, कुल सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपको ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए जबकि एफ घटना होती है, ठीक है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर, घटना ई की प्रायिकता जबकि घटना एफ हो चुकी है, ठीक है। पिता मध्य में खड़े हैं, आपको मालूम है पिता मध्य में खड़े हैं, तो प्रायिकता चाहिए कि ई की पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, ये मतलब है इसका। पिता मध्य में खड़े हैं और पुत्र एक सिरे पर खड़े होने की प्रायिकता जबकि पिता मध्य में खड़े हैं, ये मतलब है इसका। सप्रतिबंधित प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर। तो इसके लिए सूत्र क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। अब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं, 1 2, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6। सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट हैं, इसमें 2 हैं, 2/6। यहाँ वैल्यू रख लेता हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ है 2/6 और एफ के लिए कितना है, ये भी 2/6 है, ठीक है, ये भी 2/6 ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये भी 2/6 है, तो दिस इज इक्वल टू 1। ये प्रायिकता कितनी हो गई, 1 हो गई। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई डियर स्टूडेंट, 1 आ गई। समझ में आ गया।
ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी भी 2/6 है, एफ की प्रोबेबिलिटी भी 2/6 ही है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगी। न्यूमरेटर भी वही, डिनोमिनेटर वही, अल्टीमेटली कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक हो गया। तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है।